मैडम को बोलो जरा हेडफोन निकालें। ओके, हम लोग अभी सेक्शन नंबर 194C डिस्कस करेंगे। 194C जो है वो पेमेंट टू क्या है, कॉन्ट्रैक्टर्स। चलो ध्यान देना, अपन ने टीडीएस चैप्टर में 194 वाले काफ़ी सारे सेक्शंस डिस्कस कर लिए हैं। अब आज अपना पहला तो टीडीएस कंप्लीट करने का टारगेट है। 194C करके सेक्शन है, क्या दिया हुआ है इसमें, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। अब समझो कि अगर एक पर्सन जो पेयर है वो पेमेंट कर रहा है, किस चीज के लिए पेमेंट कर रहा है, इज पेइंग एनी सम फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क। किसको पेमेंट कर रहा है, रेसिडेंट पेई को। और ये रेसिडेंट पेई क्या है, कॉन्ट्रैक्टर। तो अब ये पेयर जो है ना, उसको 194C में टीडीएस काटना पड़ेगा। अब पहला पॉइंट, पेयर को जरा देखो, नीचे डिफाइन किया गया है कि हु इज पेयर। पढ़ो जरा पेयर का डेफिनेशन। इट इज कैन आई से सेम एज 194I, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, एओपी बीओआई को भी यहां पे इंक्लूड कर दिया है। अब आप अमाउंट पे कर रहे हो कौन सी चीज के लिए, फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, कुछ काम करवाने के लिए आप पैसा दे रहे हो, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। अब पे ई जो है ना, पे ई, वो अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो 1% टीडीएस आएगा, एंड अगर ये पे ई कोई अदर पर्सन है तो 2%। मतलब ये सेक्शन में रेट किस पे डिपेंड करता है, रिसीवर के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है, रिसीवर के ऊपर। और टीडीएस कब काटना पड़ेगा, पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अभी तो अपन वही सारे सेक्शंस पढ़ रहे हैं जहां पे टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। अब फ्रेंड्स, ये सेक्शन के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट जो है ना, वो 2 है। अगर आप किसी सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए पेमेंट या क्रेडिट करते हो और वो अमाउंट लेस देन और इक्वल टू 30 है तो टीडीएस नहीं आएगा। एंड अगर आप एक ही पर्सन के साथ मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो एग्रीगेट पेमेंट और क्रेडिट लेस देन और इक्वल टू 1 लाख होना चाहिए। तो अगर सिंगल पेमेंट या क्रेडिट 30 से ऊपर गया या एग्रीगेट पेमेंट और क्रेडिट 1 लाख के ऊपर गया, टीडीएस आएगा। अब है ना, लेट अस टेक वन एग्जांपल कि समझो आपने किसी पर्सन के साथ एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, और वो कॉन्ट्रैक्ट 40,000 का है। यानी से ये केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। 40,000 पे या तो 1% या तो 2%। सेकेंड एग्जाम्पल, समझो आपने एक पर्सन के साथ पहला कॉन्ट्रैक्ट किया 25,000 का। अब यहां पे टीडीएस नहीं आएगा। सेम पर्सन के साथ आपने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया 25 का, नहीं आएगा टीडीएस। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही पर्सन के साथ 25 का, नहीं आएगा टीडीएस। फोर्थ कॉन्ट्रैक्ट हुआ वही पर्सन के साथ 25,000 का, नहीं आएगा। बट जैसे ही फिफ्थ कॉन्ट्रैक्ट होगा, समझो 25,000 का, अब 1 लाख के ऊपर चला गया, तो पूरा का पूरा 1,25,000 पे या तो 1% या तो 2% डिपेंड करेगा। बैठ रहा है दिमाग में। अब क्वेश्चन आता है कि सर, कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करना है फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क, तो सर ये वर्क का मतलब क्या।
कौन सी चीज के लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, तो आप अगर इधर देखोगे तो आपको एक डेफिनेशन दिया हुआ है वर्क का. वर्क इंक्लूड्स 1 2 3 4 5. अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये 5 चीजें तो वर्क है ही, मतलब ये 5 चीजों के लिए आप पेमेंट करोगे तो टीडीएस यही सेक्शन में आएगा. बट तुम समझ पा रहे हो, तो सिर्फ ये 5 चीजें ये सेक्शन में कवर नहीं होगी. कहना इसे ये सिर्फ इंक्लूसिव मीनिंग दिया हुआ है, एग्जॉस्टिव नहीं है. सो और भी ट्रांजैक्शन ये सेक्शन के अंदर कवर हो सकते हैं. अब मैं आप लोगों को है ना ये सेक्शन के अंदर सिर्फ एग्जाम्पल्स दे सकता हूं कि क्या क्या चीजें ये सेक्शन में आएगी. पहला, याद करो लास्ट लेक्चर, कूलिंग चार्जेस याद है. कूलिंग चार्जेस में 194C एप्लीकेबल होगा, आई नहीं आएगा, रेंट नहीं है वो. दूसरा, आपने सुना हो तो ये एसीज जो होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो होती है उसका एएमसी होता है, दैट इज एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट. तो जो एएमसी होती है उसके लिए जब आप पेमेंट करते हो, दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स. फिर तुम काफी टाइम पे सब जगह पे होर्डिंग्स देखते रहते हो एडवर्टीजमेंट के लिए. स्टेशन पे तुम होर्डिंग्स देखते हो, तो जब तुम वो होर्डिंग्स के लिए पेमेंट करते हो, अगर तुम तुम्हारा बिजनेस का वहां पे ऐड दिखाना चाहते हो, उसके लिए तुम पेमेंट कर रहे हो, कहना इसे वापस से 194C इज एप्लीकेबल. अच्छा, कोचिंग क्लासेस जो है वो अपनी बुक्स प्रिंट करवाते हैं, तो जब आप प्रिंटर वाले को पेमेंट करते हो, अगेन 194C इज एप्लीकेबल. कोचिंग क्लासेस बुक आउटस्टेशन स्टूडेंट को कुरियर भी करते हैं, कुरियर वाले को जो अमाउंट जाता है वहां पे भी 194C एप्लीकेबल. बैठ रहा है दिमाग में आपके. अच्छा, अब और एक चीज आपको पता है, सप्लाई ऑफ मैन पावर करके एक सर्विस आती है. मतलब क्या कि अगर आपको समझो कि 10 लोगों की जरूरत है आपके बिजनेस में, तो आप 10 लोग ढूंढोगे, उनको पेरोल पे रखोगे, तो वो आपके लिए एम्प्लॉय हो गए. बट कुछ एजेंसीज होती हैं जिनको आप सिर्फ बोल दो मुझे 10 लोग चाहिए, वो अपने हिसाब से 10 लोग भेज देंगे. तो आपको पेमेंट किसको करना है, एजेंसी उनको पेमेंट करेगा. तो जब आप एजेंसी को पेमेंट करते हो ना, दैट इज अगेन 194C. वो तो वहां पे भी लिखा है, इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ लेबर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क. अब फ्रेंड्स, ये नीचे आप लोगों को केसेस दिए गए हैं, ये चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 194J वाला पार्ट, इतना कि वर्क में क्या क्या आएगा. तो पहला, वर्क इंक्लूड्स, नंबर 1 बोलो क्या लिखा है, एडवर्टाइजिंग. नंबर 2 क्या लिखा है, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग. अब ये चीज के ऊपर अभी May 24 में क्वेश्चन पूछा था, May 25 में सॉरी. फिर कैरेज ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स बाय एनी मोड अदर देन रेलवेज. रेलवेज क्यों कवर्ड नहीं है, क्योंकि रेलवेज अभी भी गवर्नमेंट के ही कंट्रोल में है. केटरिंग. एंड लास्ट पढ़ो, ये शांति से पढ़ना क्योंकि अपना डिस्कशन यहीं से स्टार्ट होगा. मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ अ कस्टमर by using material purchased from such customer or relative, meaning same as 40A2. अब सुनो शांति से, ये चीज इंक्लूड की गई है और एक चीज वर्क के डेफिनेशन से एक्सक्लूड की है. However, work shall not include manufacturing or supplying a product as per the requirement or specification of customer by using material purchased from person other than such customer or its relative. अब ध्यान से सुनो. अब फ्रेंड्स समझो ये देव,  और यहां पे है आर्यन.
देव ने आर्यन को कुछ गुड्स सप्लाई किए, सप्लाई। आर्यन आपने क्या किया, यही रॉ मटेरियल जो आपको आया, इससे आपने फिनिश गुड्स बनाया, और यही फिनिश गुड्स आपने देव को वापस दे दिया। मतलब रॉ मटेरियल किसने दिया था, देव ने। और अब देव आप आर्यन को क्या कर रहे हो, पेमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये पेमेंट जब देव आप कर रहे हो, क्या इधर 194C अप्लाई होगा कि नहीं। पहला रुक जाओ, मैं केसेस बना लेता हूं। देव आपने आर्यन को कुछ गुड्स सेल किए, सेल। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्ड सप्लाई एंड सेल। सप्लाई मतलब अभी भी देव आपके पास ही ये गुड्स का ओनरशिप है, सिर्फ पोजेशन ए के पास गया है। यहां पे क्या हो रहा है, ओनरशिप आर्यन के हाथ में आ गई। सो आर्यन आपने क्या किया, देव अगर आपने सेल किया है तो आर्यन आपने परचेस किया है। और अब आर्यन आप क्या कर रहे हो, ये रॉ मटेरियल से आप फिनिश गुड्स बना रहे हो आर्यन, और देव को दे रहे हो, और देव आपको पेमेंट कर रहा है। क्या ये चीज पे 194C आएगा कि नहीं। और लास्ट, अगर समझो एक पर्सन है यहां पे मिस्टर सागर, और आर्यन आपने मुझसे कुछ रॉ मटेरियल परचेस किया है, एंड आर्यन आपने रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना के देव को दे दिया है, और देव ने आपको क्या किया है, पेमेंट। क्या इस पे 194C आएगा कि नहीं। मैंने आपको एक पढ़ाया ना, वो इंक्लूड था, और एक पार्ट था एक्सक्लूड, पर मैंने एग्जाम्पल 3 दे दिए आपको। शांति से अभी वापस से अपन जाते हैं इंक्लूसिव साइड पे। मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग मटीरियल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्ड, परचेस्ड फ्रॉम सच कस्टमर। मतलब ये वाला जो ई पार्ट है ना, ई जो वर्क है, क्या नहीं से वो अपना ये सेकंड वाला पार्ट है, ये वर्क है। नीचे देखोगे तो क्या लिखा है, वर्क शेल नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम पर्सन अदर देन सच कस्टमर। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, ये जो चीज है ना, ये वाली, ये वर्क नहीं है। कंडीशन, सागर जो है ना वो देव का रिलेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये रिलेटिव ऑफ मिस्टर डी नहीं है। अगर होता तो ये भी वर्क मान लिया जाता। क्या मान लिया जाता, ये भी वर्क। अच्छा सर, रिलेटिव में कौन कौन आएगा। तो रिलेटिव का मतलब वही है जो अपन ने पता है बिजनेस एंड प्रोफेशन में, हाँ वो 48 में किया था, अनरीजनेबल पेमेंट टू रिलेटिव, सेम डेफिनेशन, इसीलिए ये लिखा है मीनिंग से। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है कि सर ये दो चीजें तो चलो दी है कि ये इंक्लूड है और ये एक्सक्लूड है, ये चीज आपने जो लिखा है उसका क्या, तो क्या ये वर्क है कि नहीं है। सर इसका मैं आपको पहले बेस्ट एग्जांपल दे दूं। आपके पास समझो क्लॉथ है, कपड़ा है, कपड़ा, और आप टेलर के पास गए, ये उससे बोला शर्ट बना के दो या ड्रेस बना के दो, दैट उसमें आप थोड़ी टेलर को बेचते हो, फिर सिर्फ सप्लाई करते हो। क्या ये वर्क है कि नहीं, तो ध्यान से सुनो, डेफिनेशन ऑफ वर्क इज इंक्लूसिव। तुम समझो ये भी एक टाइप का आप कॉन्ट्रैक्ट ही कर रहे हो टेलर के साथ। अब मैं क्या बोल रहा हूं, देव
आप इधर जब आर्यन को पेमेंट करोगे, पेमेंट क्या नहीं से आपने जो गुड्स दिए थे उसके लिए थोड़ी पेमेंट करोगे। आपने तो गुड्स सिर्फ, अभी देखो मैंने कपड़ा दिया, वो टेलर उसको शर्ट में कन्वर्ट करके दे रहा है या ड्रेस बना के दे रहा है, तो मैं तो उसको जो उसका ड्रेस बनाने का चार्ज है या शर्ट बनाने का चार्ज है वही दूंगा। मैंने जो रॉ मटेरियल उसको दिया था वो बेचा थोड़ी था मैंने उसको। तो इधर तो मैं जितना भी अमाउंट पे करेगा देव आप आर्यन को, सब पे टीडीएस कटेगा। लेकिन ये वाले केस में ना थोड़ा सा समझो, आपने पहले आर्यन को रॉ मटेरियल बेचा, तो आपने जब रॉ मटेरियल बेचा तो आर्यन दो टाइप के इनवॉइस बना सकता है। एक, आपसे ही रॉ मटेरियल खरीदा तो वो रॉ मटेरियल की प्राइस अलग से दिखा दे, और उसके खुद के जो चार्जेस है, अदर चार्जेस, वो सारे अलग से दिखा दे और टोटल आपसे चार्ज करे। या फिर दूसरा, डायरेक्टली लिख दे फिनिश गुड्स का प्राइस इतना, रॉ मटेरियल की प्राइस को अलग ना करे। अब देव, अगर आर्यन ने आपको प्राइस स्प्लिट करके दिया है, आपको टीडीएस सिर्फ इतने अमाउंट पे काटना है, ये वाले अमाउंट पे। आपने जो रॉ मटेरियल बेचा ना उस पे टीडीएस नहीं आएगा। बट अगर आर्यन ने आपको कंसोलिडेटेड बिल दिया है, कंसोलिडेटेड मतलब प्राइस को स्प्लिट, तो फिर एंटायर अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। समझा? तो पहले तो ये इंक्लूसिव एंड ये एक्सक्लूड, ये चीज पे यहां पे सारे एग्जांपल्स हैं। बराबर? अब इसी के अंदर और एक पॉइंट आता है, ध्यान से सुनना। अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हो या एक रेसिडेंट एचयूएफ हो और आप आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, सिर्फ इंडिविजुअल या एचयूएफ हो, एंड आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो, पर वो कॉन्ट्रैक्ट आप पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो, तो भी टीडीएस नहीं आएगा। अब ये पर्सनल पर्पस वाला अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको 194 जे करके सेक्शन करवाया था। उसमें पता है प्रोफेशनल फीस थी, टेक्निकल फीस थी, नॉन कॉम्पीट फीस थी, रॉयल्टी थी एंड डायरेक्टर थी। उसमें से प्रोफेशनल फीस के लिए कैन से ये सेम प्रोविजन था। सो ये देखो यहां पे, इफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अवेल सर्विसेज फ्रॉम अ कॉन्ट्रैक्टर फॉर, देन सेक्शन 194C इज नॉट एप्लीकेबल। अब समझो कि आर्यन, आपकी शादी है और आपने एक केटरिंग सर्विसेज अवेल की है और आप वो केटरर को 50 लाख का पेमेंट कर रहे हो, कहना इसे टीडीएस नहीं आएगा। क्यों क्यों नहीं आएगा टीडीएस? पर्सनल पर्पस के लिए। केटरिंग इधर देखो वर्क के अंदर आ रहा है बट टीडीएस नहीं आएगा। बट समझो कि सागर लिमिटेड एक कंपनी है, तुम सब एम्प्लॉइज हो, सागर लिमिटेड ने तुम सबको बोला है कि आपको लंच रोज ऑफिस में प्रोवाइड किया जाएगा। अब मैं तुम्हें लंच देने के लिए कहीं ना कहीं से लंच की सर्विस भी लूंगा, केटरिंग सर्विसेज, तो जब मैं उसको पेमेंट करूंगा तब टीडीएस आएगा, क्योंकि अब पर्सनल पर्पस नहीं है। आया समझ में? नेक्स्ट, अब यहां पे लिखा है कैरेज ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन रेलवेज। रेलवेज को छोड़ के बाकी आप कहीं पे भी ट्रांसपोर्टेशन करवाओ गुड्स का, तो फिर कहना से टीडीएस आएगा। मतलब आप पेमेंट कर रहे हो, समझो आपको एक जगह से दूसरे जगह गुड्स भेजने हैं, आप चले गए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास, उसको बोला ये ले फ्रेट, तो आप जब फ्रेट का पेमेंट करोगे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक और एक्सेप्शन बनाया है कि अगर समझो मैं यहां से दिल्ली गुड्स भेजना चाहता हूं और देव आप एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी रन कर रहे हो, मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला देव ये लो फ्रेट, मेरे को यहां से वहां पे गुड्स भेजने हैं। अब मैं जब आपको पेमेंट कर रहा हूं ना देव, मुझे टीडीएस नहीं काटना है अगर आपके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स लेस देन और इक्वल टू 10 है। मतलब अगर आप स्मॉल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो तो मुझे टीडीएस नहीं काटना है। बट एक मिनट,
मैं देव आपको पेमेंट कर रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा आपके पास कितने व्हीकल्स हैं? इसी रीजन के वजह से पहले मुझे, मतलब पहले आप मुझे एक डिक्लेरेशन दोगे इन राइटिंग, जिसमें लिखा होगा, आप मुझे बताओगे कि मेरे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स लेस देन और इक्वल टू 10 है, और फिर जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तब मैं टीडीएस नहीं काटूंगा। सो ये देखो, ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को लेके प्रोविजन है। अब है ना, एग्जाम में बहुत पहले एक बार क्वेश्चन आया था क्या, कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को लेके इनकम टैक्स एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस हैं। 3 प्रोविजंस है टोटल, 3। एक तो तुम्हारे सामने अभी दिख रहा है, दूसरा क्या है याद करो? 30,000 के 35,000 लिमिट हो गए, और एक टन्स वाला प्रिजम्पटिव इनकम, याद है? तो एक प्रिजम्पटिव इनकम, एक 35,000 की कैश लिमिट, और एक ये प्रोविजन। अब आ रहा है यही सेक्शन में लास्ट पार्ट, जो अपना डिस्कशन है ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग के ऊपर। अब ये देखो, ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग में टीडीएस कब आएगा? अब फ्रेंड्स, मैंने एक एग्जांपल बनाया है यहाँ पे, कि समझो एक टीवी चैनल है कलर्स करके, एंड एक प्रोडक्शन हाउस है क्या, रेड चिलीज करके। सुना है रेड चिलीज? शाहरुख खान का है वो। अब प्रोडक्शन हाउस का काम क्या होता है? प्रोडक्शन हाउस का काम होता है कि वो लोग सब कंटेंट बनाते हैं, सीरियल्स हो गई, मूवीज हो गई, ये सब बनाना किसका काम है? प्रोडक्शन हाउस का। तो ये टीवी चैनल वाले क्या करते हैं? तो टीवी चैनल वाले वही जो प्रोडक्शन हाउस ने कंटेंट बनाया वो अपने चैनल पे ब्रॉडकास्ट करेंगे या टेलीकास्ट करेंगे। अब टीवी चैनल जो है कलर्स, समझो कि वो लोग गए एक प्रोडक्शन हाउस के पास। अब 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है। पहला, टीवी चैनल गए प्रोडक्शन हाउस के पास, टीवी चैनल का समझो कि कलर्स का 9 से 10 का स्लॉट खाली हो रहा था, अभी एक अभी सीरियल चल रहा था, समझो वो खत्म हो रही थी। सो 9 बजे से लेके 10 बजे तक का एक स्लॉट खाली था। तो अब कलर्स वालों ने ही प्रोडक्शन हाउस के पास जाके बोला कि हमें ये 9 बजे से लेके 10 बजे तक एक कॉमेडी शो रन करना है, या फिर हमें बिग बॉस रन करना है। सो ये कंटेंट कौन बता रहा है? टीवी चैनल वाले ही बता रहे हैं पहले। अब समझो कि इनको कॉमेडी शो चलाना है, ये टीवी चैनल वालों ने ही बताया, तो प्रोडक्शन हाउस क्या करेगा? जो उन्होंने बोला पहले, तो किसने? टीवी चैनल ने, उसके हिसाब से सीरियल्स बनाई जाएगी। तो समझो इनको एक कॉमेडी शो रन करना था, तो प्रोडक्शन हाउस गया कपिल शर्मा के पास, कपिल शर्मा को उसने बोला कि ऐसा ऐसा भी तेरे को कलर्स चैनल पे 9 से 10 बजे का स्लॉट खाली हो रहा है, तेरे को अभी 100 एपिसोड शूट करके देने हैं, बराबर? तो कपिल शर्मा ने बोला ठीक है। कपिल शर्मा और प्रोडक्शन हाउस ने मिलके कॉन्टैक्ट बनाया, कंटेंट, और अब टीवी चैनल वालों ने उसको पेमेंट किया, किसको? प्रोडक्शन हाउस को, और उनसे राइट्स भी खरीद लिए प्रोडक्शन, ये जो कंटेंट थे उसके, एंड उन्होंने ही कंटेंट बताया और बनवा के राइट्स ले लिए। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो सकता है? समझो प्रोडक्शन हाउस के पास पहले से ही 10 सीरियल्स बनी हुई पड़ी है, पहले से ही। टीवी चैनल वाले गए, प्रोडक्शन हाउस वालों ने बोला देखो ये 10 चीजें हमारे पास रेडी है। टीवी चैनल वालों ने डायरेक्टली सिर्फ राइट्स ही ले लिए, कंटेंट बताया नहीं, कोई भी एक सीरियल चूज करके दिखाना चालू कर दिया। आ रहा है समझ में? अप्रोच दोनों में टीवी चैनल ही करेगा, उनको ही तो पता है ना कौन सा स्लॉट खाली हो रहा है। अप्रोच की बात नहीं है, आप पहले क्या कैसा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो देखो। आप उनको बता रहे हो कि उनके पास जो बनाया हुआ कंटेंट है वो उठा रहे हो, बस। तो टीडीएस कब आएगा? अब पढ़ो नीचे, ये 2 चीजें पढ़ो। आपने पेमेंट किया फॉर प्रोडक्शन ऑफ कंटेंट एज पर द स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रॉडकास्टर एंड टेलीकास्टर एंड कॉपीराइट्स आर रिटेन बाय सच ब्रॉडकास्टर एंड टेलीकास्टर। आपने कंटेंट बताया था तो 194C आएगा।
बट सिर्फ आपने राइट्स ही अक्वायर किए और एंड कंटेंट वाज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय प्रोडक्शन हाउस, तो 194C नहीं आएगा। दिस इज सिमिलर टू वही अभी लास्ट करवाया था ना, ये वाला पार्ट, एज पर योर स्पेसिफिकेशन। तो ये कौन सा सेक्शन कंप्लीट हुआ? 194C। आप है ना 194C में ऐसे याद रखो कि क्या क्या चीजें कवर्ड नहीं है। एक, वो मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ दिस गुड्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम पर्सन अदर देन सच कस्टमर, उधर टीडीएस नहीं आएगा। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ अगर पर्सनल पर्पस के लिए लेंगे तो टीडीएस नहीं आएगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में टीडीएस नहीं आएगा अगर उनके पास नंबर ऑफ व्हीकल्स 10 है। एंड लास्ट, ये ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग में अगर कंटेंट ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है, आप जाके सिर्फ राइट्स ले रहे हो, तो भी टीडीएस नहीं आएगा। समझा? पक्का? अब इसी से एक छोटा सा कनेक्टेड सेक्शन है, फिर आप दोनों साथ में लिख लेना। 194M, बोलो क्या है 194M? चलो 194M में नेचर ऑफ पेमेंट जरा देखो क्या क्या लिखा है। तो ये सेक्शन बोलता है अगर आप किसी को भी क्या पे कर रहे हो, बोलो प्रोफेशनल फीस। दूसरा, आप किसी को क्या पे कर रहे हो, कमीशन एंड ब्रोकरेज। एंड तीसरा, आप पेमेंट कर रहे हो फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब इधर 194C, 194H एंड 194J। अब ये तीन पेमेंट्स अगर तुम कर रहे हो, अच्छा 194J में सारी चीजें कवर्ड नहीं है, ओनली प्रोफेशनल फीस। अगर तुम ये तीन सेक्शंस में कवर्ड नहीं हो तो तुम 194M में आ गए। तो इट इज इंडिविजुअल एंड HUF not covered by C, H and J. Now when individual and HUF are not covered by C, H and J, तो नंबर वन, जब वो लोग बिजनेस ही नहीं कर रहे। अरे भाई ये तीनों सेक्शन में याद है ना, कॉमन पॉइंट है पेयर, कि तुम्हारा लास्ट ईयर से बिजनेस से टर्नओवर मोर देन 1 करोड़ होना चाहिए, प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट मोर देन 50 लाख होनी चाहिए, तो ही टीडीएस काटना है। तो जब एक इंडिविजुअल एंड HUF बिजनेस ही नहीं कर रहे या बिजनेस कर रहे हैं लेकिन टर्नओवर लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा है, एंड और एक चीज, ये C और J में अगर तुम पर्सनल पर्पस के लिए पेमेंट कर रहे हो तो C और J में कवर्ड नहीं हो, बट M में तो आ जाओगे क्योंकि M पर्सनल पर्पस को एक्सक्लूड नहीं करता। और ये सेक्शन क्या बोल रहा है कि अगर आपने किसी को भी पेमेंट किया जो मोर देन 50 लाख है, मोर देन 50, तो टीडीएस आएगा या तो 5% या तो 2%। मतलब अगर मैं देव आपको पेमेंट कर रहा हूं, अपने बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है, अब आई एम नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर 194C, तो मुझे M एप्लीकेबल होगा। और मेरा जो पेमेंट है अगर 50 लाख के ऊपर जा रहा है तो मुझे 5% या 2% काटना पड़ेगा टीडीएस। बैठ रहा है दिमाग में? ये कैसा हो गया पता है, वो आई और IB करवाया था ना रेंट में, आई में अगर कवर्ड नहीं हो तो IB में आओगे, वैसा है ये। पर याद रखना, इधर पर्सनल पर्पस और इधर भी पर्सनल पर्पस कवर्ड है, दोनों जगह इधर कवर्ड है, उधर एक्सक्लूडेड है C और J में। क्लियर हो रहा है? चलो पहले आप लोग 194C लिखेंगे और फिर M।
कोई इमेज शेयर कर दिया देवा? डन हो गया ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग वाला। अरे उसके पीछे मैडम, नेक्स्ट पेज।
हो गया आर्यन लिख के, तो 194M लिखेंगे अभी आप। चलो, अब नेक्स्ट जो प्रोविजन है वो है सेक्शन नंबर 193। क्या है ये? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अगर कोई पर्सन सिक्योरिटीज इशू करता है तो जो इशू करता है कहना से उसी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। सपोज मैंने डिबेंचर्स इशू किए तो इंटरेस्ट कौन पे करेगा? मैं ही पे करूंगा। तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पे टीडीएस 193 में कटता है। पेयर देखो कौन होना चाहिए? पर्सन हु इश्यूज सिक्योरिटीज। रिसीवर कौन होना चाहिए? रेसिडेंट। क्या पेमेंट हो रहा है? इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का। रेट ऑफ टीडीएस कितना है? 10%। और ये सेक्शन में टीडीएस कब काटना पड़ता है? पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तुम समझ पा रहे हो? अगर तो ये सेक्शन में और कुछ डिस्कशन जैसा पॉइंट है भी नहीं। अच्छा, नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया तो मैंने आपको पहले भी बोला था 195 एक कॉमन सेक्शन है। अब नीचे आपको एक लिस्ट दिया है जहां पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पहला, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड 54 ईसी बॉन्ड्स। थोड़ा सा याद करो। पता है ये 6 महीने में बॉन्ड्स खरीदने होते हैं तो आपको एग्जम्पशन मिलता है मैक्सिमम 50 लाख का। इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन, मतलब इन सब पे जो इंटरेस्ट मिलेगा उधर टीडीएस नहीं आएगा। कोई भी सिक्योरिटी विच इज इश्यूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, शॉर्ट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे टीडीएस नहीं आएगा, बट नीचे 4 उसके एक्सेप्शंस दिए हैं। ये सब जगह पे टीडीएस आएगा। 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2003, 7.75% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2018, फ्लोटिंग रेट सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड 2020, एनी अदर सिक्योरिटी, इधर लिखना पड़ेगा नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये चारों पे टीडीएस आएगा, बट कब आएगा पता है? जब इंटरेस्ट 10,000 से ज्यादा होगा। जो ग्रीन में लिखा है ना वो इस साल ऐड किया है। जो ग्रीन में लिखा है ना वो इस साल ऐड किया गया है। एनी अदर नोटिफाइड सिक्योरिटी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट देखो, एक कंपनी है इन विच पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। पब्लिक आर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड इसका मतलब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई। पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड को पता है अपन क्लोजली हेल्ड कंपनी बोल देते हैं, या कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। अब ये कंपनी क्या पे कर रही है बोलो? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। डिबेंचर लिस्टेड हो या फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 5,000 या उससे कम है और पेमेंट किया जा रहा है बाय अकाउंट पे ही चेक, और किसको पे किया जा रहा है? रेसिडेंट, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को, तो टीडीएस नहीं आएगा। एंड लास्ट, अगर कोई भी सिक्योरिटीज किसके पास है? इंश्योरेंस कंपनी के पास। सिक्योरिटीज ओन्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी।
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ रहा है 194A, क्या लिखा है? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। जरा लिखो क्या लिखा है यहाँ पे। पेयर कौन होना चाहिए? पेयर 194I, मतलब इंडिविजुअल और HUF हट जाएंगे। बिजनेस कर रहे टर्नओवर 1 करोड़, प्रोफेशन से ग्रॉस रिसीट्स आर मोर देन 50 lakhs। अब ये चीज तुमने 194I में पहली बार पढ़ी थी, फिर 194H कमीशन एंड ब्रोकरेज, फिर 194J प्रोफेशनल फीस एंड टेक्निकल फीस, बस दो के लिए ही था। 194R वो पता है कार्तिक आर्यन वाला एग्जाम्पल, परक्विजिट मिला। आज तुमने पढ़ा 194C और 194A। मैंने आपको शायद लास्ट लेक्चर में बोला भी था 6 सेक्शंस में ये सेम डेफिनेशन है, तो ये 6 सेक्शंस है। अब इधर आप क्या पे कर रहे हो? इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो TDS आएगा, क्या रेट पे TDS आएगा? 10% पे, एंड रेट होगा 10%, पेमेंट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, एंड कौन होना चाहिए रिसीवर? रेसिडेंट पर्सन, रेसिडेंट पर्सन होना चाहिए। अब है ना, ये सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया क्या है पता है? ये वाला, कि कब कब TDS नहीं आएगा 194A में, कब कब TDS नहीं आएगा 194A के अंदर। सुनो, अभी आप बैंक में गए, पढ़ो मत, यहां पे देखो, बैंक में गए, क्या क्या टाइप के आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो? सेविंग्स, FD एंड RD, उस पे इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग्स अकाउंट आपने ओपन करवाया, बैंक ने आपको, बैंक को TDS नहीं काटना है, या पोस्ट ऑफिस को TDS नहीं काटना है। बैंक में गए, आपने FD अकाउंट ओपन किया या RD अकाउंट ओपन किया, उसको हम बोलते हैं टाइम डिपॉजिट्स। बोलो क्या बोलते हैं? टाइम डिपॉजिट्स। अब अगर आप बैंक में जाके FD या RD अकाउंट ओपन कर रहे हो और बैंक वाले आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आपके केस में 40,000 तक अगर इंटरेस्ट रही तो नो TDS, और अगर जो रिसीवर है वो रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है तो 50,000 लिमिट है। सेविंग्स में कोई लिमिट नहीं है, सेविंग्स में नहीं, FD एंड RD में ही लिमिट है। ये आपका पहला पॉइंट है कि अगर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऑब्वियसली रिसीवर रेसिडेंट ही होना चाहिए हमेशा, नॉन रेसिडेंट हुआ तो ये सेक्शन ही नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन टाइम डिपॉजिट, दैट इज FD एंड RD पे इंटरेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 50 एंड इंटरेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 40, ये रेसिडेंट, सीनियर सिटीजन एंड अदर्स। ये हो गया FD एंड RD की बात, और ये हो गया इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट। से समझा कि नहीं? फिर अगर कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को इंटरेस्ट दे जो लेस देन और इक्वल टू 5,000 है तो TDS नहीं आएगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्सन को इंटरेस्ट दे एंड इंटरेस्ट जो है वो पे की जा रही है अंडर डायरेक्ट टैक्स लॉ, तो भी TDS नहीं आएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट आपको कब इंटरेस्ट देगी? इंटरेस्ट ऑन IT रिफंड। अरे इनकम टैक्स रिफंड मिलता है ना, उस पे पता है इंटरेस्ट मिलता है, तो वो इंटरेस्ट अदर सोर्स में टैक्सेबल है, तो वो इंटरेस्ट कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसको दे रही है? पर्सन को, उधर TDS नहीं आएगा। बैठ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है? फिर अगर अपन किसी भी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस को इंटरेस्ट दे, अपन जब दे रहे हैं तो TDS नहीं आएगा। एग्जाम्पल इज इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन पे नहीं आएगा। सो अगर आप बैंक से क्या ले रहे हो तो आप बैंक को क्या पे करोगे? TDS नहीं है। अब आगे बढ़ने से पहले आपको पता है मैंने आपको बिजनेस में एक सेक्शन करवाया था, नो TDS नो डिडक्शन करके, याद है? कि आप जब पेमेंट करते हो और अगर आपने TDS नहीं काटा तो 100% इज डिसअलाउड एंड 30% इज डिसअलाउड। वो सेक्शन जो है ना, वो
अप्लाई कब करना है पता है? अप्लाई, वो तुम्हें अप्लाई तभी करना है व्हेन यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एंड टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड. फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं बैंक से लोन लिया, बैंक को पे कर रहे हो आप इंटरेस्ट, अब लिखा है क्वेश्चन में टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, तो आपने तो सही किया है, आपने थोड़ी गलत किया है. सेक्शन ही बोल रहा है टीडीएस नहीं काटना है, आपने नहीं काटा है तो चलेगा. फिर वो खर्चे को डिसअलाउ मत करना. मतलब खर्चा डिसअलाउ कब होगा बिजनेस में? व्हेन यू आर लायबल टू डिडक्ट टीडीएस एंड टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड, तो फिर खर्चा डिसअलाउ होगा. अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, इसको मैं इधर शॉर्ट में लिख रहा हूं. अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे कर रही है, या अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी मेंबर को इंटरेस्ट पे कर रही है, तो टीडीएस नहीं आएगा. अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये है दोनों साथ में ही पढ़ने जैसा. आप लोगों ने ये वर्ड सुना है ट्राइब्यूनल करके? क्या होता है ट्राइब्यूनल? हाँ, क्या ओके, नहीं वो तो पता है मुझे, इट इज सिमिलर टू कोर्ट ओनली, बट ये क्या होता है कुछ पता है आपको? और नहीं, ओके. ट्राइब्यूनल्स जो होती है ना, ये एक लोअर लेवल कोर्ट होती है, एंड ये कोर्ट बनती है बिकॉज ऑफ सम लॉ. मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने अभी एक ट्राइब्यूनल का नाम लिया, बोलो क्या? तो वो कौन से लॉ के हिसाब से बनी है? कंपनी लॉ के हिसाब से. अभी इधर तुम देखोगे ना, तो देयर इज इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल. मतलब आज इनकम टैक्स के केसेस जो होंगे ना, इनकम टैक्स में अगर कुछ झगड़ा हुआ, तो ऐसा नहीं कि चलो सुप्रीम कोर्ट में जाओ. अरे भाई, उनके पास भी टाइम नहीं है ऐसा, या हाई कोर्ट में जाओ. तो आज क्या होता है कि एक कोर्ट बनाई जाती है जो बनती है फॉर अ स्पेसिफिक लॉ. समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो जैसे इनकम टैक्स इज अ लॉ, तो उसको ध्यान में रख के एक ट्राइब्यूनल बनाए या एक कोर्ट बनाए, इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल. मतलब अगर समझो मेरे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में झगड़ा हुआ, तो फिर पहले हम कहां जाएंगे? पहले हम इनकम टैक्स अपेलेट ट्राइब्यूनल में जाएंगे. वैसे इनकम टैक्स में भी नहीं जाते, पहले एक लोअर अथॉरिटी है उधर जाते हैं, फिर ट्राइब्यूनल में जाते हैं. बट ठीक है, ट्राइब्यूनल में जाते हैं, और फिर अगर झगड़ा रिजॉल्व नहीं हुआ तो हाई कोर्ट में जाते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट. तो कोई भी पूछे ना व्हाट इज अ ट्राइब्यूनल, तो इट इज अ कोर्ट, बट ये कोर्ट बना है फॉर अ स्पेसिफिक लॉ. बराबर. अब एक एक्ट है मोटर व्हीकल्स एक्ट करके, तो मोटर व्हीकल्स एक्ट का जो कोर्ट है ना, दैट इज मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम ट्राइब्यूनल. बराबर. तो आज मोटर कार के रिलेटेड जो भी केसेस होंगे, पहले कहां जाएंगे? यहां जाएंगे. अब है ना, ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने इसमें ऑनेस्टली बता दूं तो कोई इतना ज्यादा रिसर्च नहीं किया है. मैं आपको सिर्फ इतना बता देता हूं कि आज समझो कि एक्सीडेंट हुआ, तो अब उसमें क्या नहीं से एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा वैसा पे करना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन देगा. तो वो कोर्ट में केस गया, ट्राइब्यूनल में कंपेंसेशन डिसाइड हुआ. अब वो कंपेंसेशन देने में अगर डिले हुआ तो क्या आएगा? इंटरेस्ट. तो वो इंटरेस्ट की बात यहां पे हो रही है दोनों पॉइंट्स में. समझा? अब है ना, कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो. ये दोनों पॉइंट में कंक्लूड करेंगे ना, अगर हम कंसोलिडेट करेंगे ना दोनों पॉइंट को, तो ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब तक ये इंटरेस्ट, अच्छा ये सेक्शन में टीडीएस कब काटना है जरा वो बताओ पहले तो. पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर. बराबर. अब जब तक ये इंटरेस्ट क्रेडिट होती रहेगी ना, क्रेडिट मतलब क्या? एक पर्सन दूसरे पर्सन को सिर्फ अपने बुक्स में क्रेडिट कर रहा है कि मुझे इंटरेस्ट देना है, देना है, देना है, दिया नहीं है. जब तक क्रेडिट होता जा रहा है ना, देयर इज नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस. देयर इज नो नीड टू डिडक्ट. एंड जैसे ही ये इंटरेस्ट का पेमेंट हुआ, तभी भी मत काटना अगर पेमेंट 50,000 से ज्यादा नहीं है तो. मतलब मैं इसमें ना आपको ऐसे बोलूंगा, याद कैसे रखो पता है? ओनली इन दिस केस you are liable to deduct TDS at the time of payment and if it exceeds 50,000. TDS कब आएगा ना, मैं वो याद रखने बोल रहा हूं. कब? पेमेंट के वक्त. और पेमेंट होना चाहिए मोर देन 50K. खत्म. ऐसा याद रखो. मतलब जब तक ये इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट होती जा रही है, सामने वाला TDS काटेगा ही नहीं. पेमेंट के वक्त काटेगा, और पेमेंट भी
50 से ज्यादा, मतलब ये दोनों पॉइंट को मैं उल्टा पढ़ने बोल रहा हूं आपको। क्रेडिट के वक्त काट ही नहीं रहे, पेमेंट के वक्त भी नहीं काटना है। अगर पेमेंट 50,000 या उससे कम है तो कब काटना है? पेमेंट के वक्त ही काटना है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, इधर रूल अपना ये अप्लाई नहीं होगा पेमेंट और क्रेडिट। टीडीएस काटना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट, और वो भी 50,000। एंड लास्ट, ये एक सर्टिफिकेट है, महिला समान सेवा सर्टिफिकेट। अगर इसमें आपकी इंटरेस्ट इज लेस देन और इक्वल टू 40,000 तो टीडीएस नहीं आएगा। सेविंग सर्टिफिकेट, बराबर। अब इसमें एक लास्ट पॉइंट आज है ना, समझो कि आप लोग एचडीएफसी बैंक में गए। अब एचडीएफसी बैंक की तो काफी सारी ब्रांचेस हैं, तो आपने ब्रांच 1 में जाके एक एफडी ओपन किया। इधर क्या ओपन किया? फिक्स्ड डिपॉजिट। ब्रांच 2 में भी एक एफडी खोला और ब्रांच 3 में भी एक एफडी खोला। अब आपको मिल रहा क्या है? इंटरेस्ट ऑन एफडी। पहली ब्रांच से 20,000, दूसरी ब्रांच से भी 20,000, तीसरी ब्रांच से भी 20,000। अब क्वेश्चन क्या आता है यहां पे, क्या बैंक को ये वाले केस में टीडीएस काटना पड़ेगा कि नहीं? क्योंकि अगर तुम ब्रांच वाइज देखोगे तो अमाउंट इज नॉट एक्सीडिंग 40, बट अगर तुम बैंक वाइज देखोगे तो अमाउंट इज एक्सीडिंग 40। अब यहां पे आंसर क्या है कि आपको ये चेक करना है कि बैंक जो है, क्या वो लोग कोर बैंकिंग सॉल्यूशन है वहां पे, कि कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस नहीं है। कोर बैंकिंग का मतलब होता है सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग। आज समझो कि तुम कोई भी एक कंपनी का प्रोडक्ट खरीदने जाते हो। समझो कि एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं समझाने के लिए, कि कोई तुमने सैमसंग का एक सेलफोन खरीदा, शॉप में गए, तो अब शॉप वाले की 50 ऐसी आउटलेट्स हैं। वो बिल अगर समझो कि आज तुम शॉप में गए, एक शॉप एक ही रखो, चलो विजय सेल्स ले लेते हैं, उधर से तुमने सैमसंग का फोन खरीदा। अब विजय सेल्स इधर भी है, विजय सेल्स बोरीवली में भी है, अंधेरी में भी है। अब तुमने अगर यहां से खरीदा तो भी बिल कहां से जनरेट हुआ है? हेड ऑफिस से जनरेट हुआ है कि नहीं? उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड बिलिंग। वैसे ही बैंक में होता है सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग, जिसको हम बोलते हैं कोर बैंकिंग। मतलब क्या सब चीजें एक जगह पे है डेटा, उसको हम बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। अगर कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस है ना, तो हमें ये लिमिट बैंक वाइज चेक करनी है और टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा मेरे एग्जांपल में। और नहीं तो आपको ब्रांच वाइज चेक करना है तो नहीं होगा। समझा? ये अपन बाद में लिख लेंगे। तो ये आपके और दो सेक्शंस कंप्लीट हो गए। कौन से? 193 194 बराबर। चलो लिख लेंगे पहले।
है? क्या बात कर रहे हो? बोल दिया आप लोगों ने? क्या बात है। ठीक है ना, वो तो है ना, देव है, आर्यन है। डन। अब आप एक प्रोविजन ये देख लो सिर्फ, अगर आप टीडीएस लेट डिडक्ट करते हो ना, डिडक्ट, तो 1% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा पर मंथ और पार्ट ऑफ द, और अगर आप लेट, तो इट इज 1.5%। मतलब अगर आपने काटा ही नहीं टीडीएस, तो साल का 12%, काट के खुद के पास रखा ना, तो साल का 18% हो जाता है वही रेट। सो ये लेट डिडक्शन के लिए है और ये लेट डिपॉजिट के लिए है, बराबर। सो ये इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अब अपना एक ही सेक्शन बचा है टीडीएस के अंदर, 194 क्यू करके, वो अपन टीसीएस के साथ पढ़ने वाले हैं।
डन। अब Q&A बुक पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 और 5 ये देखो, 2 से लेके 5 तक। 2 में एक डाउट आना चाहिए तुम्हें, देखते हैं। क्वेश्चन 2 टू क्वेश्चन 5। हाँ, वही डाउट आना चाहिए था आप लोगों को। नहीं, आप है ना पढ़ने में बहुत गलतियां करते हो। 2 लाख रिकरिंग डिपॉजिट है, तो इसका मतलब 2 लाख आपने डिपॉजिट किया अक्टूबर में, उस पे 8% इंटरेस्ट आएगा फॉर 6 मंथ्स। फिर 2 लाख और डिपॉजिट हुआ, 8% इंटरेस्ट आएगा फॉर 5 मंथ्स। फिर 2 लाख और डिपॉजिट हुआ, उस पे 8% इंटरेस्ट आएगा फॉर 4 मंथ्स। ऐसे करते करते मार्च तक पहुंचो, और ये कहीं ना कहीं लिख लेना यहाँ पे एक्सप्लेनेशन। M के ऊपर है ये, बराबर ना? क्लियर? चलो, अब सुनो। अब है ना, ये एग्जाम्प्ट इनकम टॉपिक है। मैं अभी TCS नहीं करवा रहा हूँ, थोड़े पॉइंट्स जो डिस्कस करने बाकी है ना अपने को, वो पहले कर लेते हैं। एग्जाम्प्ट इनकम में पहला एग्रीकल्चर इनकम, जो चैप्टर मैंने करवा दिया आपको। इसके बाद आप देखोगे तो इधर 1010D है, ये भी करवाया आपको। 10AA भी हो चुका है। उसके पहले ना ये 4-5 इनकम्स हैं। पेज नंबर 12 देखो, एक है ना NRE अकाउंट होता है। NRE अकाउंट याद है, आपने पूछा था, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। ये अकाउंट अगर कोई नॉन रेसिडेंट यहाँ पे ओपन करता है इंडिया में, हम ऐसा ही समझते हैं कि इसमें जो भी पैसा रिसीव हुआ दैट इज रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। और ये सेक्शन क्या बोल रहा है पता है, कि ये अकाउंट पे जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगी ना वो एग्जम्प्ट है। सो NRE अकाउंट पे आपको जो भी, वो एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी अवार्ड मिलता है, अवार्ड पब्लिक इंटरेस्ट में, बाय सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर बॉडी अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भी वो एग्जम्प्ट। अदर अवार्ड्स रिसीव्ड आर टैक्सेबल। नेक्स्ट, अगर आपको कोई कंपेंसेशन मिल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी से, ऑन अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर, जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि वो अर्थक्विक आया और अर्थक्विक में जो लोगों की डेथ हो जाती है तो उनके फैमिली को कंपेंसेशन दिया जाता है। या फिर यू कैन से फ्लड्स आए, अभी वो स्टैम्पेड होता है, तो ये सब के वजह से जो भी लॉस होता है उधर कंपेंसेशन दिया जा सकता है, तो वो भी एग्जम्प्ट है। एजुकेशन के लिए जो भी आपको स्कॉलरशिप्स मिलती है वो भी एग्जम्प्ट है। अब अगर आप एक सिक्किमिस हो, सिक्किमिस,
तो सिक्किम, इसको सिक्किम स्टेट से जो भी इनकम आएगी ना, सारी की सारी इनकम इज एग्जेम्प्ट। सिक्किम में देयर इज नो इनकम टैक्स। सिक्किम इंडिया का पहले पार्ट भी नहीं था। 1975 में वो इंडिया के साथ मर्ज हुआ, बट उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि आप हम पे इनकम टैक्स नहीं लगाओगे। तो सिक्किमिस के लिए ऐसा नहीं है कि तुम इधर से सिक्किम जाके इनकम कमाओ तो एग्जेम्प्ट है। जो सिक्किमिस है, मतलब उसका पूरा एक डेफिनेशन दिया हुआ है, जैसे जो लोग वहां पे बॉर्न हुए हैं या जिनके पेरेंट्स वहां पे बॉर्न हुए हैं, वैसा एक डेफिनेशन है। सो इफ यू आर अ सिक्किमिस, तो फिर आपको सिक्किम स्टेट से जो भी इनकम आएगी ना, दैट इज एग्जेम्प्ट, एंड प्लस आपको डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज मिला, वो भी एग्जेम्प्ट। तो ये दो इनकम्स एग्जेम्प्ट है। अच्छा, ये कहीं से भी आया, ये इनकम कहीं से भी आया। इस चीज के ऊपर इंस्टीट्यूट ने एक एमसीक्यू रखा हुआ है, 1026 AAA। सिक्किम स्टेट से जो भी इनकम आई दैट इज एग्जेम्प्ट, एंड डिविडेंड एंड इंटरेस्ट आया वो भी एग्जेम्प्ट। सैलरी चैप्टर जब हमने पढ़ा था ना, तो हमने इसमें एक परक्विजिट किया था, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय। इसमें मैंने आपको सारे पॉइंट्स करवाए थे, पर एक लास्ट पॉइंट बाकी रखा था, अगर याद हो तो। मैंने आपको बोला था कि कैपिटल गेन्स हो जाएगा, उसके बाद अपन समझ पाएंगे। अब ये लोग ने एक नया प्रोविजन बनाया है। क्या? आपका सपोज फर्स्ट ईयर है, जब आपको एम्प्लॉयर ने घर दिया, तो आप फर्स्ट ईयर में तो जो ऊपर प्रोविजन पड़ा था, वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन, ओन्ड, हायर्ड, पॉपुलेशन, ये वो सब, उसके हिसाब से परक्विजिट वैल्यू निकाल लो। बट अगर आपका सेकेंड ईयर है जब आपको एम्प्लॉयर ने घर दिया, तो पहले तो सेकेंड ईयर का परक्विजिट वैल्यू निकालो एज पर दिस फॉर्मूला। और अब क्या करना पता है, फर्स्ट ईयर का जो परक्विजिट वैल्यू आया था ना, उसके अंदर इन्फ्लेशन का इफेक्ट डाल देना, इंडेक्स कर देना। समझो आपका सेकेंड ईयर का जो ऊपर जो भी फॉर्मूलाज है, ऊपर जो इसके ऊपर जो भी फॉर्मूलाज है, उसके हिसाब से परक्विजिट वैल्यू 2 लाख आ रहा है, एंड फर्स्ट ईयर का परक्विजिट वैल्यू था 1,80,000। तो 1,80,000 को अगर आप इंडेक्स करते हो, मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ सेकेंड ईयर डिवाइड बाय CII ऑफ फर्स्ट ईयर, और समझो कि ये आता है 1,93,000, तो आपको 2 लाख पे हम टैक्स नहीं लगाएंगे, 1,93,000 पे लगाएंगे। मतलब एक उन्होंने इन्फ्लेशन के इफेक्ट वाला इफेक्ट देने के बाद कि नहीं से ये एक लिमिट बना दी है कि इससे ज्यादा पे तो हम टैक्स नहीं लगाएंगे। समझा कि नहीं समझा? May 25 का RTP जो है ना, RTP, उसमें इसके ऊपर एक मस्त क्वेश्चन है सैलरी के ऊपर। अगर आज तुम्हें टाइम मिले, एक बार वो क्वेश्चन देख लेना ना। May 25 का RTP का एक क्वेश्चन है, जिसमें आपका ये कॉन्सेप्ट कवर हो जाता है। समझा ये पॉइंट? नेक्स्ट, बिजनेस एंड प्रोफेशन में एक ये छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है। क्या है मैं आपको समझा देता हूं। अच्छा, ये अपना लिखना रह गया है ना, ठीक है, लिख लेंगे पहले। आई थिंक आपका वही चालू है ना, 194A ही है ना बुक में। हाँ, तो जरा ये लिख लो ना, नहीं तो फिर रह जाएगा। डन। चल, अब अगर आपका रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का बिजनेस है, बिजनेस क्या है बोलो? मतलब आप क्या करते हो पता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो और बेचते नहीं है रे, भाड़े पे दे देते हो, रेंट पे दे देते हो। अब अगर ये प्रॉपर्टीज का आपका बिजनेस है, तो पहले रूल ऐसा था कि बिजनेस है तो कहां टैक्सेबल होना चाहिए, बिजनेस एंड प्रोफेशन। बट अब इन्होंने चेंज किया कि अगर आपके पास रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी,
कौन सी प्रॉपर्टी बोलो? तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी पे नाउ इंस्टेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन यू विल बी टैक्स्ड अंडर हाउस प्रॉपर्टी। एंड अगर आपके पास कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी देने, भाड़े पे देने का बिजनेस है, मतलब शॉप, गोडाउन और सब, तो वो सब बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही जाएगा। लॉजिकली ये भी लास्ट ईयर तक बिजनेस ही था, दोनों जगह पे इट वाज बिजनेस ओनली। इधर उन्होंने चेंज किया। अब ये चेंज करके फायदा किसका हुआ पता है? गवर्नमेंट का। कैसे कैसे हुआ फायदा? हाउस प्रॉपर्टी में आप थोड़ा सा याद करो, आपको कोई भी एक्चुअल एक्सपेंसेस माइनस करने नहीं मिलते हैं, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन है 30%। बट सोचो यही इनकम अगर बिजनेस में टैक्सेबल होती तो तुम कितने खर्चे डेबिट कर सकते थे। तो इसीलिए ये प्रोविजन बना के फायदा किसका हुआ? गवर्नमेंट का हुआ है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट यहां पे दिया हुआ है, ये जो है ना नोट, वो नोट है। ये आ रहा है समझ में? तुम्हें कहीं पे भी बुक में यहाँ पे कहीं पे नोट करना हो ये चीज तो तुम कर लो। ये अपन वो सारे पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं जो पहले नहीं किए हैं अपन ने। तुम्हें वो सैलरी वाला समझा ना, CII वाला पॉइंट? डन। अब आ जाओ चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। चैप्टर नंबर 1 में पहले तो एक पॉइंट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर AOP एंड BOI। बट इन लोगों को है ना स्लैब रेट्स थोड़े से अलग है। तो वो स्लैब रेट्स ये है, 0 से लेके 10,000, पेज नंबर 4 पे है, 10%, 10,000 से 20,000 20%, एंड मोर देन 20,000 30%। अच्छा, इधर और एक चीज ऐड कर देना, इनको जो सरचार्ज लगता है ना, सरचार्ज, वो भी थोड़ा सा अलग है। इनकम मोर देन 1 करोड़ 7% एंड इनकम मोर देन 10 करोड़ 12%। मतलब याद है ये सरचार्ज किसको लगते थे? इंडियन कंपनीज को। ये इंडियन कंपनीज के रेट्स है सरचार्ज के, समझा? और अब ये वाला जरा लिस्ट देखो, तुम्हें अभी पता चल रहा है कि नहीं। अपन ने 115 BAC सेक्शन पढ़ा था स्टार्टिंग में, याद है? तब मैंने आपको बोला था आपके हाथ से कुछ बेनिफिट्स छीने जाएंगे। जरा देखो ये एक पहला 10(5) लीव ट्रैवल कंसेशन, याद है ये कहां पे पढ़ा था? वो बच्चे वाला था उधर, वो ट्विंस बॉर्न हुए बाद में, पहले सिंगल बर्थ और फिर मदर बर्थ, फर्स्ट 98। फिर 1013 है HRA। फिर पता है वो 1014 में कट हार्ड करके था, उसमें से C, T और D मिलता था, और जो बाकी के 5 अलाउंस थे उसमें से वो ट्रांसपोर्ट जो हैंडीकैप को था वो मिलता था, बाकी नहीं मिलता था। तो वो 1014, 1017 में जो डेली अलाउंस मिलता है MP और MLA को, ये अदर सोर्स में करवाया था, जो एग्जम्प्ट है बट 115 BAC में टैक्सेबल है। क्लबिंग में पता है वो 1500 का एग्जम्पशन मिलता है बच्चों को, तो वो नहीं मिलेगा। 10AA SEZ वाला, 16 एंटरटेनमेंट एंड प्रोफेशनल टाइम, वो मिलेगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, उधर 75 था। 24B में SOP में इंटरेस्ट नहीं मिलती है, एडिशनल डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रीब्यूशंस नहीं मिलेंगे।
35 एडी में वो अपना स्पेसिफाइड बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का नहीं मिलेगा, एंड 80C से 80U में 3 डिडक्शंस मिलेंगे, बाकी नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ दोस्तों यहाँ पे ऐड कर देना, लंच फैसिलिटी नहीं मिलेगा। वो पता है 50 रुपया, 50 रुपीज़ पर मील पर डे, 300 डेज वर्किंग डेज थे इन अ ईयर, ये नहीं मिलेगा, ये नॉट अलाउड। यस, बराबर। ये नीचे जो दिया है ना, उसमें से ये थर्ड पॉइंट अभी के लिए हटा दो, ऊपर लिखवा दिया मैंने आपको, परक्विजिट। अब आप लोग Q&A बुक में आओ। Q&A बुक में पेज नंबर 1.4 पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। इधर से फिर करेक्शन करो, इसको 4 के बदले 40 lakhs कर दो। ये सम देख लो एक बार, अभी सॉल्व करो आप लोग। ये आपको दोनों स्कीम में करना है, ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट, ठीक है।